ऑर्डर 13 जो हमें बताता है प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन करवानी है या फिर कोर्ट उस डॉक्यूमेंट्स को जब्त करना चाहती है, मींस इम्पाउंडिंग करना चाहती है, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हमें रिटर्न लेना है जो हमने कोर्ट में फ़ाइल कर रखा है। तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी वो ऑर्डर 13 में बताई गई है। ऑर्डर 13 के रूल 1 में बताया गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना होता है जब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के साथ उसके फ़ोटोकॉपी फाइल करते हैं, ना कि ओरिजिनल। तब उसको उस डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल कॉपी फाइल करनी होती है। कब? इशू फ्रेम होने के पहले या फिर इशू फ्रेम होते वक्त। अगर मान लो कि हाई कोर्ट की कोई अलग सी गाइडलाइंस है उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने की, तो उसके लिए उसे उस गाइडलाइंस को फॉलो करनी होगी। अदरवाइज़ अगर कोई हाई कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं है तो उसको ये रूल्स फॉलो करनी होगी, इशू फ्रेम होते वक्त या फिर इशू फ्रेम होने के पहले उसको फाइल करनी होगी। नाउ सब रूल अगर फिर कोर्ट क्या करेगी, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये दो कंडीशन उसको दी गई है कब उसे ये फ़ाइल करने के लिए वो पार्टी बाउंड नहीं होती है इशू फ्रेम होते वक्त या फिर इशू फ्रेम होने के पहले। कब? मान लो कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसको एज अ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में प्रोड्यूस करनी है, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो इशू फ्रेम होते वक्त या इशू फ्रेम होने के पहले फ़ाइल नहीं करेगा, वो बाउंड नहीं है। और सेकंड है, या फिर विटनेस की मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए वो उस डॉक्यूमेंट्स को हैंडेड ओवर करेगा जो उसकी ज़रूरी है, तो ऐसे में भी वो बाउंड नहीं है उस डॉक्यूमेंट्स को इशू फ्रेम होने से पहले या इशू फ्रेम होते वक्त उसको फाइल करने के लिए। ये रहा रूल 1। रूल 2 जो कि रिपील हो चुकी है। रूल 3 में बताई गई है रिजेक्शन ऑफ इररेलिवेंट और इनएडमिसेबल डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ने एडमिट किया, अगर वो डॉक्यूमेंट्स इनएडमिसेबल हो या फिर इररिलेवेंट हो, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पार्टी ने फाइल किया, तो अगर कोर्ट को लगे कि ये इररेलिवेंट है या फिर इनएडमिसेबल है, तो कोर्ट क्या करेगी, उस डॉक्यूमेंट्स को सूट के किसी भी स्टेज में रिजेक्ट कर सकती है। रूल 4 में दी हुई है एंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड इन एविडेंस। वो सारे डॉक्यूमेंट जो कोर्ट ने एडमिट किया है उसको कोर्ट क्या करेगी, एंडोर्स करेगी। वो एंडोर्स कैसे करेगी? पहले वो उस सूट की केस नंबर और टाइटल क्या है उस सूट की, मनी सूट है या फिर कोई और सूट है, तो उसको वो मेंशन करेगी। फिर उस पार्टी का नाम मेंशन करेगी जो पार्टी ने उस डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस किया है कोर्ट में, और फिर वो डेट मेंशन करेगी किस तारीख को वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस की गई है, और उसके बाद वो स्टेटमेंट मेंशन करेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स एडमिट कर ली गई है। देन वो उस एंडोर्समेंट में जज की सिग्नेचर होगी। नाउ ये रहा रूल 1। सब रूल 1। सब रूल 2 में दी हुई है कि अगर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो कि बुक, अकाउंट और रिकॉर्ड हो, उसको अगर कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, तो ऐसे में पार्टी क्या कर सकती है, इसके ओरिजिनल कॉपी के जगह पे उसके फ़ोटोकॉपी को सब्स्टिट्यूट करवाएगी। और ये जो फ़ोटोकॉपी अगर कोर्ट एडमिट कर लेती है जो जिसको उसने सब्स्टिट्यूट किया है, तो ऐसे में भी उसको इस सब्स्टिट्यूट कॉपी को भी एंडोर्स करना होगा। जैसा कि सब रूल 1 में बोला गया है वैसे ही एंडोर्समेंट होगी और उसमें भी जज की सिग्नेचर होगी। नाउ सब रूल 5 में बताई गई है कि एंडोर्समेंट जो कि सब रूल 4 के सब क्लोज 2 में बताई गई थी कि फ़ोटोकॉपी अगर कोई बुक, अकाउंट और रिकॉर्ड जैसे एविडेंस है, तो इसके फ़ोटोकॉपी हम कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं विद द कोर्ट परमिशन। और उसके लिए रूल 5 के सब क्लोज 1 में बताई गई है कि ये बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 के रूल्स को सेव करते हुए इस ऑर्डर 13 के रूल 4 एंड 5 को भी फॉलो किया जाएगा। वेयर अ डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स एडमिट कर ली जा रही है इन एज एविडेंस इन द सूट इज़ एन एंट्री,
अगर कोई फ़ोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि रिलेटेड है बुक, अकाउंट और रिकॉर्ड से, उसको अगर कोर्ट एडमिट कर लेती है तो उसको वो कॉपी इसको कौन फर्निश करवाएगा, जिसके बिहाफ में ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस की गई थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उस उसके फ़ोटोकॉपी को फर्निश कौन करवाएगा, ये पार्टी जिसके बिहाफ में लाई गई है। नाउ सब रूल 2 में बताई गई है कि अगर कोई पब्लिक रिकॉर्ड्स है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लो कोई बैंकिंग कोई अकाउंट्स है और वो जो कि थर्ड पर्सन के स्टेटमेंट उस बैंक अकाउंट्स में मेंशन की गई है, जो कि थर्ड पर्सन से रिलेटेड है, तो ऐसे में जो व्यक्ति कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको फर्निश करवा सकता है। तो यहाँ पे बताई गई है कि अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट जो कि थर्ड पर्सन से बिलोंगिंग है, तो ऐसी स्थिति में कौन कौन इसको फर्निश करवा सकता है, मीन्स कौन इसके फ़ोटो कॉपी को प्रोड्यूस कर सकता है, फर्निश कर सकता है कोर्ट में। सब क्लोज ए में दी हुई है कि अगर कोई रिकॉर्ड बुक्स और अकाउंट को प्रोड्यूस कर रहा है, जो जिसके बिहाफ में वो प्रोड्यूस हो जा रही है, या तो वो पार्टी फर्निश कर सकता है। एंड सब क्लोज बी में दी हुई है कि अगर कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर करता है कि उसको फर्निश करनी है उस रिकॉर्ड बुक्स और अकाउंट्स को, तो ऐसे में ये जो फर्निश होगी या तो दोनों पार्टी के द्वारा होगी या फिर किसी एक पार्टी के द्वारा। अब रूल 3 क्या कहती ऑफ रूल 5 के सब रूल 3 में दी हुई है कि अगर कोई कॉपी जो एंट्री से रिलेटेड है उसको अगर हमें फर्निश करवानी है, तो उसके लिए कोर्ट क्या करेगी, पहले ऑर्डर 7 रूल 17 के मैनर में उसको एग्ज़ामिन करेगी, उस कॉपी को कंपेयर करेगी कि ये ओरिजिनल कॉपी से मिलता है या फिर नहीं, उसकी सर्टिफाइड करेगी, उसके बाद मार्क करेगी एंड देन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस पार्टी को रिटर्न करेगी उसकी फ़ोटो कॉपी एडमिट करते हुए। ये रहा सब रूल 5 के सब रूल 3। नाउ रूल 6 में बताई गई है एंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड एज इनएडमिसेबल इन एविडेंस। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को जो कि इनएडमिसेबल है उसको इनएडमिसेबल बोलते हुए अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर रही है कोर्ट, तो इसके लिए कोर्ट क्या करेगी, उसको एंडोर्स करेगी, जो कि रूल 4 के सब रूल 1 में दी हुई है। सब रूल 1 के ABC के फॉर्मेट में वो मेंशन करेगी, पहले सूट का नाम लिखेगी, फिर उस पार्टी का नाम लिखेगी जो प्रोड्यूस कर रही है, फिर डेट मेंशन करेगी एंड देन उसको रिजेक्टमेंट की स्टेटमेंट मेंशन करेगी उस एंडोर्समेंट में कि वो रिजेक्ट कर रही है एंड उसके बाद उसके एंडोर्समेंट में उस जज की सिग्नेचर होगी। नाउ रूल 7 में बताई गई है रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स को एडमिट कर ली गई है उसको रिकॉर्ड करेगी कोर्ट, और जैसे कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो या फ़ोटोकॉपी हो, अगर कोर्ट एडमिट कर लेती है तो उसको रिकॉर्ड करेगी और वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सूट कहलाएगी। और जो डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर रही है कोर्ट उसको रिटर्न कर दी जाएगी और वो सूट के पार्ट के अंतर्गत नहीं कहलाएगी, नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, वो नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड एज अ मार्क हो जाएगा, जो एविडेंस एज अ एविडेंस नहीं रहेगी उस सूट में। ठीक है। रूल 8 ऑर्डर 13 रूल 8 में बताई गई है इम्पाउंडेड। कोर्ट क्या कर सकती है कि कोर्ट को अगर लगे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कि कोर्ट की कस्टडी में होनी चाहिए, कोर्ट अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को जब्त करना चाहती है तो वो रूल 8 के तहत जब्त कर सकती है। नोट विथ ये जो रूल 7(5) में या फिर ऑर्डर 7 के रूल 17 में जो भी रूल बातें कही गई हैं उसके नोट विद स्टैंडिंग होने के बावजूद उसके अलावा भी कोर्ट क्या करेगी, पहले ये रूल प्रिविलेज होगी जो रूल 8 में बताई गई है। ठीक है। नाउ रूल 9 में बताई गई है रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जो कोर्ट ने एडमिट किया था, अब उस डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट रिटर्न करना चाहती है या फिर पार्टी खुद उसको लेना चाहती है,
तो ऐसे में वो डॉक्यूमेंट्स कैसे पार्टी रिटर्न पाएगी, वो रूल 9 में बताई गई है। रूल 9 के सब रूल 1 में बताई गई है, एनी पर्सन वेदर अ पार्टी टू द सूट और नॉट, अगर कोई पार्टी उस सूट के पार्टी है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, या फिर वो उस सूट का पार्टी नहीं है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है, मान लो कोई विटनेस है, उसने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रखा है, तो कोई भी पार्टी अगर कोई उस सूट में अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रखा है, तो वो उस डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न पाने के लिए हकदार है। कब? अगर वो डॉक्यूमेंट्स रूल 8 के तहत जब्त नहीं की गई हो तो, और वो डॉक्यूमेंट्स पाने के लिए हकदार इन 2 कंडीशन में वो होता है। अगर वो 2 कंडीशन फुलफ़िल हो तो वो कंडीशन कौन कौन सी है? अगर वो अपील अलाउ होने की संभावना नहीं है उस सूट की, मान लो कि कोई सूट डिस्पोज्ड ऑफ हो गई है, ठीक है, और उसकी प्राइमरी डिक्री हुई है, प्राइमरी डिक्री होने के बाद फिर फाइनल डिक्री के लिए फ़ाइल किया गया, और प्राइमरी डिक्री जब हुई थी तब उसके ऑब्जेक्शन में कोई अपील फ़ाइल नहीं की गई थी, और इससे मान लिया जाएगा कि फ़ाइनल डिक्री जब फ़ाइल हुई है तो उसमें भी वो अपील फ़ाइल नहीं होगी, क्योंकि उसकी राइट नहीं होती है अपील फ़ाइल करने की, तो इसकी कोई संभावना नहीं है अब अपील फ़ाइल करने के लिए। तब क्या होगी कि ये डॉक्यूमेंट्स रिटर्न पाने के लिए हकदार हो जाता है। व्हेन दी सूट हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ, अगर कोई सूट डिस्पोज्ड ऑफ हो जाती है तब भी वो डॉक्यूमेंट्स पाने के लिए हकदार हो जाता है। और सब क्लोज बी में बताई गई है, वेयर दी सूट इज़ वन इन विच एन अपील इज़ अलाउड, अगर किसी सूट की अपील अलाउ हो गई है तो वो उस सूट के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसने फाइल किया हुआ है वो पाने के लिए हकदार हो जाता है। व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द टाइम फॉर प्रिफेरिंग एन अपील हैज़ बीन इलेप्स्ड, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि अपील फाइल करने की जो टाइम पीरियड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 30 डेज़ और हाई कोर्ट में 90 डेज़ जो टाइम पीरियड है वो अगर इलेप्स्ड हो जाती है, तो अब वो अपील फाइल करने की कोई टाइम पीरियड नहीं है, तब क्या होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स रिटर्न पाने के लिए हकदार हो जाता है। Provided that a document may be returned at any time earlier than at the prescribed this rule if the person applying therefore, ये जो 2 कंडीशन दी हुई है, ये 2 कंडीशन फुलफ़िल होने के पहले भी वो डॉक्यूमेंट्स पाने के लिए हकदार होगा, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना होगा, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी को सब्स्टिट्यूट करना होगा, फ़ाइल करना होगा। तो वो फ़ोटोकॉपी वो कैसे फ़ाइल करेगा? इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से लेगा, फिर जाकर उस सर्टिफाइड कॉपी को वो फाइल करेगा, देन कोर्ट उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करेगी। एंड इन सेकेंड में दी हुई है, इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन एन ऑर्डिनरी कॉपी विच हैज़ बिन एग्जामिन कंपेयर्ड, मान लो कोई थर्ड पर्सन, मान लो कोई विटनेस अपनी ओरिजिनल कॉपी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रखा है, तो ऐसे में क्या होगा, ऑर्डर 7 रूल 17 के सब रूल 2 के मैनर में उसको एग्जामिन किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, एक सर्टिफाइड किया जाएगा, देन उसको उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को उस थर्ड पर्सन को रिटर्न किया जाएगा। एंड फिर क्या होगा, उसको अंडरटेक करना होगा, जब वो सूट ये 2 कंडीशन के पहले अगर वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेना चाहता है तो उसके लिए उसको एक अंडरटेकिंग पिटीशन भी देनी होगी कि जब कोर्ट को लगेगा ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसको ज़रूरत है, तब वो उस कोर्ट में उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को फाइल करेगा। ऐसा अंडरटेकिंग करते हुए वो उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वो रिटर्न लेगा वो पार्टी। Now provided also that no document shall be returned which by force of the decree has become wholly void or useless, मान लो कि डिक्री हो गई है प्लेंटिफ के बिहाफ में, अब डिफेंडेंट जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न पाना चाहता है जो उसने फाइल किया हुआ है, तो अगर उस डिक्री में कोर्ट अगर ऑर्डर कर देती है कि जो डिफेंडेंट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स फाइल की गई थी वो यूजलेस है, वॉइड है, तो ऐसे में डिफेंडेंट वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न पाने के लिए हकदार नहीं रहेगा। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई डिक्री हो जाती है और वो डॉक्यूमेंट्स अगर यूजलेस और वॉइड साबित हो जाती है तो वो डॉक्यूमेंट्स वो रिटर्न पा नहीं सकती है वो पार्टी। ऑर्डर 9 के सब रूल 2 में बताई गई है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दी जा रही है कोर्ट के द्वारा उस पार्टी को, जो पार्टी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फाइल किया था,
तो ऐसे में उस पार्टी को रिटर्न करने के बाद कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर शीट में उस पार्टी की सिग्नेचर ले लेगी उस तारीख के ऑर्डर शीट में कि उसने वो डॉक्यूमेंट्स वो पार्टी रिसीव कर ली है। ठीक है। नाउ सब रूल 10 में बताई गई, ऑर्डर 13 के रूल 10 में बताई गई है, कोर्ट में सेंड फॉर पेपर्स फ्रॉम इट्स ओन रिकॉर्ड्स और फ्रॉम अदर कोर्ट्स। मीन्स कोर्ट क्या करेगी, कोई डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है या फिर फ़ोटो कॉपी है, अगर कोर्ट को लगे कि दूसरे कोर्ट से मंगवानी है या फिर दूसरे कोर्ट में भेजनी है या फिर पार्टी के एप्लीकेशन में अगर कोर्ट को भेजनी हो, पार्टी अगर चाहे कि हमने इस कोर्ट में सूट फाइल किया हुआ है और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हमने आपके कोर्ट में फ़ाइल किया था वो हमें अभी लगेगी उस कोर्ट के लिए, उस अदर्स कोर्ट के लिए, तो ऐसे में भी कोर्ट क्या करेगी, उस डॉक्यूमेंट्स को भेज सकती है उस कोर्ट में। ठीक है। या तो पार्टी के एप्लीकेशन के द्वारा या कोर्ट अपनी सुओ मोटो, अगर कोर्ट को लगे तो सुओ मोटो भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए उस एप्लीकेशन में एफिडेविट चाहिए। नॉट विथ स्टैंडिंग इन दिस एप्लीकेशन डीम टू बी एविडेंस एनी डॉक्यूमेंट्स विच अंडर द लॉ ऑफ द एविडेंस वुड बी इनएडमिसेबल इन द सूट। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इनएडमिसेबल है तो उसके लिए वो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। रूल 11 में बताई गई है, रूल 11 में बताई गई है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर उस सूट की अगर किसी सूट की मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो कि एज ए एविडेंस हमें कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, रूल 11 में बताई गई है कि वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को भी एज ए एविडेंस मान लिया जाएगा उस सूट के, और उसको भी उसके ऊपर भी ये रूल ऑर्डर 13 एप्लीकेबल होगी। ये रहा ऑर्डर 13 जो कि रूल 1 to 11 दी हुई है।